हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एंड देखो, अब हमने अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। एंड यू ऑल एवरीवन नोज कि हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में एंड जितना ज़्यादा इजी मैनर में हो सकता है मैं आप लोगों को ट्राई कर रही हूँ पढ़ाने का। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारा टॉपिक रह गया यूट्यूब पे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे रह गया है पेडिग्री एनालिसिस। सिर्फ ये दो टॉपिक्स रह गए हैं। आज के लेक्चर में हम आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका पेडिग्री एनालिसिस एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब देखो, सबसे पहले बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द सेकंड वन इज योर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो बेसिस में क्यों डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर होता क्या, मतलब डिसऑर्डर्स है, किसी ना किसी चीज के अंदर डिसफंक्शनिंग हो रही है, तो नॉर्मल नहीं है आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ना ही क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ भी इफेक्ट होगा। इफेक्ट किसके ऊपर होगा यहाँ पे, देखो क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर कोई इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसका नाम देखो किस पे पड़ा है। मेंडल साइंटिस्ट ने हमें किसके बारे में बताया था, क्या मेंडल ने हमें कोई क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था? मेंडल ने सिर्फ फैक्टर्स और पेयर ऑफ फैक्टर्स की बात की थी, इट मींस जीन्स की बात की थी। तो अगर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है आपके जीन्स में, तो वो सारे के सारे डिफेक्ट्स हम किस में पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका क्या होगा, जीन इज अफेक्टेड, हमारे यहाँ पे जीन अफेक्टेड होंगे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होगा स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अफेक्टेड। देखो इस चीज को, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अफेक्टेड। अब आप देखो खुद, जीन्स के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो क्या जीन्स को हम जब एक डेवलपिंग बेबी अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब वो एक फीटल स्टेट में है, क्या हम तब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेवलपिंग फीटस की बॉडी के अंदर क्या कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है? नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना। लेकिन हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा डेवलपिंग फीटस है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमें उसकी सोमेटिक सेल्स मिल जाएंगी, सोमेटिक सेल्स के अंदर हम उसके क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हम वहां पे देख सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा है या फिर क्रोमोसोम का नंबर कम हुआ है, या कहीं पे ट्राइसोमी हुआ है, मोनोसोमी, वो कंडीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं आपका, कैरियोटाइपिंग। तो हमने यहाँ पे देखा उस टेक्निक को हम बोलते हैं बच्चों कैरियोटाइपिंग। तो मतलब यहाँ पे हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं ना। कैरियोटाइपिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट, क्रोमोसोम्स का नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जीन्स अफेक्ट हो रहे हैं, जीन्स को हम किसी भी विजुअलाइजेशन के थ्रू नहीं देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैरियोटाइपिंग हम नहीं कर पाएंगे। नो कैरियोटाइपिंग। डन बच्चों यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो, जितने भी हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम आपका पेडिग्री एनालिसिस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री एनालिसिस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। स्टार्ट करें, चलो। अब देखो बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपके दो टाइप से हो सकते हैं, या तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल में भी दो हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं आपके। तो अब देखो कौन से ऑर्डर, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लर्न कराऊंगी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर हमारे दो होते हैं ऐसे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड वन इज योर हीमोफीलिया। पहले हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पे जाएंगे। हीमोफीलिया, स्टार्ट करें, चलो। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बच्चों, एनी आइडिया?
कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहली चीज, कोई भी डिसऑर्डर आप पढ़ोगे उसमें सबसे पहले लिखो कि किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो आप लिखो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आपका एक एक्स लिंक्ड, एक सेकेंड स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर देता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को समझने से पहले छोटा सा बेसिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों को पता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज बेटा क्रोमोसोम्स के ऊपर ही तो जीन प्रेजेंट होता है। जीन क्या है? अच्छा, हमारा डीएनए है, डीएनए की एक छोटी सी सीक्वेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रोमोसोम्स आप सबको पता है दो टाइप के होते हैं आपके, ऑटोसोम्स और एक होता है आपके एक्स या फिर एलोसोम्स। आप लिखना चाहो तो एलोसोम्स लिख लो या फिर इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं टोटल 45 और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं आपके 2, एक्स एंड वाई। अगर हमारी फीमेल है तो उसके अंदर 44 प्लस XX हो जाएगा। अगर हमारी फीमेल है तो उसकी बॉडी में होता है 44 प्लस XX। लेकिन अगर हमारे पास मेल है तो मेल के पास क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन 44 प्लस XY। 44 क्या है? एलो सॉरी ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स को लिखते हैं ए से हम, XX फीमेल, XY मेल। ये चीजें क्लियर है? अब आप लोगों को सेक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस वाला टॉपिक समझ में आएगा। अब जो कलर ब्लाइंडनेस को जो जीन है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस डिसऑर्डर के लिए, वो आपका प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब 2 एक्स क्रोमोसोम्स तो हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, एक एक्स क्रोमोसोम हमारा मेल की बॉडी के अंदर होता है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मेल लिया XY और एक लिया मैंने यहाँ पे फीमेल XX। अब हमारा जो मेल है उसके पास तो एक एक्स क्रोमोसोम है, इसी के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, मतलब इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट था कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस जीन के अंदर हो गया म्यूटेशन। अब उस म्यूटेटेड जीन को मैं यहाँ पे आपको C से लिख के दिखा रही हूँ। सेम हमारा फीमेल के अंदर भी एक क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम है तो 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेट हो चुका है, उसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। आपने म्यूटेशन वाला लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार म्यूटेशन बच्चों पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको लेक्चर समझ में आएगा। मेल एंड फीमेल। अब आप खुद देखो, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, 2 में से सिर्फ एक अफेक्टेड हुआ है, तो क्या फीमेल कलर ब्लाइंडनेस होगी या नहीं होगी? आप खुद बताओ, होगी या नहीं होगी कलर ब्लाइंडनेस? बिकॉज नहीं होगी कलर ब्लाइंडनेस। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसका एक एक्स क्रोमोसोम तो एकदम नॉर्मल है। अब उस नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल ही जीन होगा जो कलर को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम मेल के अंदर देखें, मेल के पास तो बेचारे के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था, वही इफेक्ट हो गया, तो वो बन गए हमारे कलर ब्लाइंड। यहाँ पे हो गए या नहीं? अब इनके बीच में हम क्रॉस करा के देखते हैं कि हमारे बनने वाले इंडिविजुअल्स, जो नई प्रोजेनी यहाँ पे बनेगी वो प्रोजेनी कैसी होगी। बनाओ, उसके पहले तो आप इसके क्रोमोसोम्स गैमीट्स बनाओ, देन इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ। ऐसे तो बनाते हैं ना बच्चों पुनेट स्क्वायर, XCY XCX XCXCY एंड XY। अब मेरे को यहाँ पे ना जल्दी से आप लोग इनका फिनोटाइप बताओगे। XX मतलब फीमेल होगी और फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे हमारी कैसी फीमेल बनेगी? अफेक्टेड फीमेल। यहाँ पे हमारा एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो मतलब अभी उसके पास एक नॉर्मल जीन है जो उसको कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा, तो ये हमारी बन जाएगी कैरियर फीमेल। बनेगी या नहीं? फिर ये है हमारे पास मेल। अब मेल में भी क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या है मेल में? यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम था, वही अफेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा अफेक्टेड मेल और ये हमारे पास बनेगा नॉर्मल मेल। तो अगर मैं आप लोगों से कंडीशन पूछती हूँ कि बच्चों इस टेबल के अंदर कितने प्रोबेबिलिटी है
अफेक्टेड मेल बनने की, सिर्फ अफेक्टेड मेल बनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? टोटल मेल कितने हैं यहाँ पे? दो। दो में से कितने अफेक्टेड बन रहे हैं? एक। तो क्या बोलेंगे आप? 50% चांसेस है यहाँ पे। लिखो इस लाइन को। एंड सेम फीमेल के केस में अगर मैंने आपसे पूछा कि अफेक्टेड फीमेल्स कितनी बनेंगी, टोटल कितनी फीमेल बन रही है? दो। दो में से एक अफेक्टेड बन रही है, इट मीन्स 50%। तो हमारे पास यहाँ पे कलर ब्लाइंड बॉय रेशियो गर्ल 50%, ये भी और ये भी 50%। बताओ आया समझ में ये वाला कंसेप्ट? कलर ब्लाइंड में हो क्या रहा है? अब कलर ब्लाइंड में होता क्या है एक बार वो भी समझ लेते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर ले बच्चों यहाँ पे। चलो एक ब्लैंक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं हम लोग। हाँ अभी देखो यहाँ पे ना, देखो क्या होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। रेड और ग्रीन कलर हो जाते हैं इन डिस्टिंग्विशेबल। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, अजीब सा बना है बट चल जाएगा काम हमारा। देखो अभी मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग बना रही हूँ, आप लोग भी बनाना, इसको ट्राई करना बनाने का। एग्जैक्टली ना, मैं आपको समझा रही हूँ कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग। कि आप लोग भी, आप में से कोई स्टूडेंट कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? अच्छा भी जरा मेरे को बच्चों ये बताना कि ये जो मैंने आपका यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्या आप लोग रीड कर पा रहे हो? क्या लिखा है? अच्छा मैंने सर्कल के अंदर क्या लिखा है? अगर आप रीड कर पा रहे हो इट मीन्स यू आर नॉट कलर ब्लाइंड। लेकिन जो इंसान, आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो यहाँ पे एस जो बीच में लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब जो ये ग्रीन कलर और जो रेड कलर है उसको बीच वाला जो रेड एस बना हुआ है ना, ये भी उसको कोई कुछ ना कुछ ग्रीन ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट करके इजीली रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। मतलब रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोई भी रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेशिया। बताओ आया समझ में? एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये डाइक्रोमेशिया आपका रेयर होता है फीमेल्स के अंदर। क्यों होता है रेयर इन फीमेल्स? उसका रीजन, उसका वन ऑफ द रीजन ये है बिकॉज फीमेल्स के पास होते हैं दो एक्स क्रोमोसोम। अब बहुत रेयर ये कंडीशन होगी कि फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आपके क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए। होगा पॉसिबिलिटी तो एक अफेक्टेड हो सकता है, तो कैरियर की तरह रहेगी बिकॉज उसके पास एक और क्रोमोसोम है एक्स, जिसके पास नॉर्मल कलर वाला जीन है जो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश करा देगा उसको। एंड आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है ये टारगेट किसको करता है? अगर ये आपका इफेक्टेड हो जाता है, म्यूटेटेड हो जाता है, टारगेट करता है कौन सेल्स इन आइस। आइस के अंदर जो कौन सेल्स होते हैं ना उनको ही टारगेट करता है बिकॉज कौन सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्राइट कलर्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए। डन यहाँ तक? एंड ये आपका कैसा पैटर्न दिखाता है? एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपका ही दिखाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आएगा पेडिग्री एनालिसिस में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी बता के मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगी यहाँ पे। देन यहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस एकदम। चलो अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिसीज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जैसे पहले वाला भी हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव था, ये भी हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, राइट? तो इसका मतलब जो हीमोफीलिया का भी अफेक्टेड जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो आपका प्रेजेंट होगा बच्चों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एंड हीमोफीलिया को ही हम बोलते हैं आपका क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर।
अब इसको क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे ब्लड की क्वालिटी को चेंज करता है। अभी हम एक और आगे डिसीज पढ़ेंगे जो कि आपको क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर मैं उसको बोल रही हूँ। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड की कुछ ना कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी में फर्क आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। एंड इस ब्लड डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, आपका ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग अफेक्टेड। अब ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? सपोज करो आपके हैंड में कहीं भी छोटा सा कट लग गया, तो कट के वहां से ब्लीडिंग होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कुछ 1-2 मिनट के बाद ही, अगर ज्यादा मेजर कट नहीं है तो वहीं पे आपका जो ब्लड होता है ना वो जम जाता है, क्लोट होने लग जाता है वो ब्लड खुद से ही, हो जाता है नहीं। लेकिन अगर आप लोग हीमोफिलिक है, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं हीमोफीलिया के, उनके अंदर अगर छोटा सा भी कट लगेगा तो उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ब्लड क्लोटिंग? बिकॉज उनके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग वाली फैक्टर्स है वो एब्सेंट है, ब्लड क्लोटिंग कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो सपोज करो, अच्छा सबसे पहले तो आप ये लिखो, जो हीमोफीलिया होता है ना वो 2 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ए हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ए हीमोफीलिया में आपका ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर 8 अफेक्टेड हो जाता है, फैक्टर 8 अफेक्टेड हो जाएगा। और हीमोफीलिया बी के अंदर हो जाएगा आपका फैक्टर 9 अफेक्टेड। फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए के अंदर, फैक्टर 9 आपका हीमोफीलिया बी के अंदर। अब इसका भी जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम। तो वही सेम कंडीशन, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, तो अगर वही अफेक्टेड हो जाए हमारे मेल क्या बन जाएंगे? हीमोफिलिक बन जाएंगे। और फीमेल के अंदर भी अगर एक ही अफेक्टेड हुआ तो फीमेल हमारी रह जाएंगी कैसी? कैरियर। एग्जैक्टली। तो देखो अब मैं हीमोफीलिया के जीन को एक्स एच से लिख रही हूँ, वहां पे एक्स सी से लिखा था, यहाँ पे हमारा एक्स एच एक्स बनाओ जल्दी से 1/8 स्क्वायर। एंड यहाँ पे भी देखना जितनी भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे अफेक्टेड मेल की और अफेक्टेड फीमेल की, वो 50% ही आएगी, लाइक कलर ब्लाइंडनेस। एक्स एच वाई एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स। तो ये हमारी क्या है? हीमोफिलिक फीमेल। और ये हमारी कैरियर फीमेल। एंड दिस वन अफेक्टेड मेल एंड दिस वन नॉर्मल मेल या फिर नॉर्मल बॉय। तो वही 50-50% आप लोगों को यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। एंड दिस वन इज ऑल्सो अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये भी आपका एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही बोला जाएगा। राइट? यहाँ तक बताओ जल्दी से, सब कुछ समझ में आया? यहाँ तक क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। समझ में आ गया है? तो अब हम चलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया पे। अब एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है उसको समझने से पहले एक सेकेंड, या देखो बच्चों, अब तक हमने देखे हमारे कौन से डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो थे मेरे एक्स लिंक। तो अब हमने देखा एक्स लिंक डिसऑर्डर हमारे पास 2 हैं। स्पेलिंग कौन कौन से है बच्चों एक्स लिंक वाले? हमारे एक्स लिंक है हमारे पास 2। द फर्स्ट वन इज कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड वन हमारा हीमोफीलिया। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ये एक्स लिंक भी मेंडेलियन है, ये भी हमारे मेंडेलियन है। ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव को याद करने के लिए एक ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है हमारी? अल्का सिस, सिस बोलते हैं ना, SIS लिखते हैं सिस को, तो अब से ना SIS को CYS लिखना स्टार्ट कर दो। एक नई हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है सिस्टर लिखने की। अल्का सिस क्या थी हमारी? सिक। थी को कर दो अब था, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स को हैबिट होती है ना लड़कों की तरह बात करने की, तो यही हुआ है कि हमारी अलका जो है ना उसको भी लड़के, अल्का सिस सिक था। कैसे? फिनाइल पीने से, फिनाइल पीने से जो हमारी अल्का सिस था वो सिक थे, सिक मतलब बीमार। तो अल्का से आप याद रखेंगे अल्का 4, क्या याद आ रहा है बच्चों? एल्केप्टोन्यूरिया। सिस से सिस्टिक
फाइब्रोसिस। 6 से सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। THA से आपको याद रखना है थैलेसीमिया। और फिनाइल से क्या याद रखोगे, बताओ जल्दी से सबके सब। फिनाइल कीटोन्यूरिया, वेरी गुड, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये तो हमें याद हो गया कि मेरी जितनी भी डिसीज है सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। एंड द मेन टास्क इज टू रिमेंबर देयर क्रोमोसोम नंबर, कि इन सारी डिसीज का, इन सारे डिसऑर्डर्स का रिस्पॉन्सिबल जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसको भी याद कर लेते हैं। चलो लिखो क्रोमोसोमल नंबर। पहला 3, 7, 11, 11, 12, मतलब जो हमारी एल 3, 7, 3 और 7, 10, 10 को 1 स्टेप आगे कर दो 11, फिर एक स्टेप रुक जाओ 11 के 11 पे, फिर नेक्स्ट एक और स्टेप बढ़ाओ आपका 12। एल्केप्टोन्यूरिया जो आपकी डिसऑर्डर है उसका रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 3 पे। सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्रोमोसोम नंबर 7 पे, सिक का क्रोमोसोम नंबर 11, थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, फिनाइल कीटोन्यूरिया अगेन क्रोमोसोम नंबर 12। अब आपसे कोई रैंडमली पूछे थैलेसीमिया का बताओ कैसी डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, कौन से क्रोमोसोम पे आपको याद रखना है, अल्का सिस सिक था 3, 7, 11, 11, याद आ गया थैलेसीमिया 11। फिर अगर आपसे सिस का पूछ ले तो 3, 7, 11, 11, 12, ऐसे करके 5 है, अल्का सिस था, अल्का सिस सिक था, फिनाइल। सिर्फ 5 डिसीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। याद रहेगा यहां तक, बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1 बाय 1 डिसीज को पढ़ना। तो सबसे पहली हमारी डिसीज है आपकी एल्केप्टोन्यूरिया। अब बच्चों आप लोगों को पता है, देखो एल्केप्टोन्यूरिया में सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव, ये है हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखते हैं कि इस डिसीज के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, राइट। हाँ जी बच्चों, तो देखो एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट लिख लो, ये आपकी एक इनबॉर्न डिसीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, इसके अंदर देखो क्या होता है आपका, हमारी अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की देखो बात करती हूँ, नॉर्मल पर्सन, तो हर एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर लीवर होता है, पता है सबको लीवर होता है। ऐसा कोई इंसान है जिसकी, मतलब ऐसा कोई है स्टूडेंट यहाँ पे जिसकी बॉडी में लीवर नहीं होगा, सबकी में होगा। तो सबका लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, उस एंजाइम को हम बोलते हैं होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। अब ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन के लिए, किसके ब्रेक डाउन के लिए, आपके होमोजेंटिसिक एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड को ये ब्रेक डाउन करा देता है आपका CO2 प्लस H2 में, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपकी बॉडी के अंदर ये होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, आपका होमोजेंटिसिक एसिड CO2 प्लस वाटर में कंबाइन नहीं, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा या फिर कैटेलाइज नहीं हो पाएगा ये प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो होमोजेंटिसिक एसिड है ये आपकी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाएगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं होगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो एक्यूमुलेट होने की वजह से ये आपके यूरिन के अंदर इतना एक्सपोजर दिखाने लग जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ये आपका एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है, इसका मेन सिम्टम ये होता है ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन। अगर जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक होता जा रहा है, जैसे उसके ऊपर एयर का एक्सपोजर आता है तो उसका जो कार्टिलेज है डार्क होने लग जाते हैं, या फिर बॉडी के, या फिर आपका जो यूरिन है वो आपका ब्लैकनिंग होने लग जाए, तो इट इज द मेन रीजन कि आपकी बॉडी के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा है। और होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो जीन अफेक्ट हुआ है, जो जीन बना रहा है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। बताओ
ये चीज समझ में आया। अब इसके साथ साथ आपका ये जो एसिड है ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है आपके कार्टिलेजेस में भी, आपके नोज के अंदर, ईयर के अंदर, या फिर आपके जॉइंट्स में। यहाँ पे आपका एसिड एक्यूमुलेट, अब जब अगर आपके जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा, क्या जॉइंट्स आपके प्रॉपर मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और जब जॉइंट्स प्रॉपर मूव नहीं कर पाते उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। मींस जॉइंट्स पेन इसके अंदर होना नॉर्मल है, बिकॉज जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है होमोजेनेटिक एसिड। आया समझ में? एल कैप्टोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, इनबॉर्न है। किसकी वजह से होती है? यहाँ पे एक जीन अफेक्ट हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज, होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज। और वो जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट होता है। डन यहाँ तक बच्चों? बताओ, ऑल क्लियर? ओके बच्चों, चलो हमारा एल्केप्टोन्यूरिया डन। अब एल्केप्टोन्यूरिया के देखो कुछ सिम्टम्स आप लोगों को देखने के लिए, जैसे कि देखो आईज के अंदर ये एक्यूमुलेट हो रहा है डार्क डार्क कलर, ईयर्स के अंदर ब्लैकनिंग ब्लैकनिंग म्यूकस अगर निकलने लग जाए, ये आपका देखो वेन्स के अंदर भी एक्यूमुलेट होने लग रहा है, यूरिन का कलर नॉर्मल आपका ये होता है ब्लैक हो जाए, आपकी कार्टिलेजेस के अंदर हो जाए, ये देखो यहाँ पे, ये इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ किस टाइप का डिसीज है? एवरीवन नोज दिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड इसका जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर प्रेजेंट होता है? कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर इसका जीन हमारा प्रेजेंट होगा? बताओ। क्रोमोसोम नंबर 3 अल्का सिस, क्रोमोसोम नंबर 7, राइट? तो लिखो इस चीज को, सबसे पहले लिखो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। जीन कहां पे प्रेजेंट है? जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 7 और लास्ट वाला क्रोमोसोम नंबर 3 पे आपका था। अब इसके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिम्टम्स याद रखना है कि सिम्टम्स में क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहला सिम्टम, यहाँ पे आपके लंग डैमेजेस हो सकते हैं। सेकेंड सिम्टम लिखो, यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा आपके लंग्स में या फिर पैनक्रियास के अंदर, एंड इसी की वजह से आपका एक्सेसिव सॉल्टी स्वेट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये 3 सिम्टम्स इसके बच्चे लोग याद रख लेना, इट विल बी गुड फॉर यू। डन बच्चों यहाँ तक सबको? चलो अब नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा सिकल सेल एनीमिया। अब ये वाला डिसऑर्डर तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। सिकल, देखो नाम से पता चलता है सिकल शेप बन जाती है, एनीमिया का मतलब ब्लड डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं। तो पहली पॉइंट जो हम हमेशा लिखते हैं ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है नहीं? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसका जीन कौन से क्रोमोसोम के नंबर पर प्रेजेंट होगा? अल्का सिस सिक, सिकता ना 3 7 11, तो इसका जीन प्रेजेंट है, जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11। क्लियर है यहाँ तक? अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है? अब जैसे कि देखो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है आपका? यहाँ पे होती है आपकी 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, होती है नहीं? तो इसकी जो ये आपकी बीटा चेन है ना, ये बीटा चेन यहाँ पे अफेक्टेड हो जाती है। कैसे अफेक्टेड हो जाती है? यहाँ पे जो आपकी बीटा चेन है अगर मैं उसकी नॉर्मल पोजिशन बनाऊं, नॉर्मल, तो नॉर्मल एक सीक्वेंस आता है उसके अंदर CTC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का A, C का G, ये होगा कंडीशन। अब इस वाली नॉर्मल DNA से अगर हम ट्रांसक्राइब कराएं इसको तो मेरा mRNA क्या बनेगा? आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाया है ये चीज मैंने। A की टेम्पलेट का यूज करेंगे, C से आ जाएगा G, T से आ जाएगा, T के अपोजिट में A आएगा, ठीक है, C के अपोजिट में G, तो ये सीक्वेंस आएगी। लेकिन
अगर हमारा बीटा ग्लोबिन चेन हो गई म्यूटेटेड, तो म्यूटेटेड में क्या हो जाता है, सी टी की जगह पे बस ए हो जाता है। आप सबमिट ये कर दो। कंडीशन, यस यू कैन सबमिट। ठीक है, सी ए सी देन जी। अब ए के अपोजिट में क्या आएगा, ए के अपोजिट में आएगा टी, सी के अपोजिट में जी होगा। अब इससे जब हम एमआरएनए ट्रांसक्राइब कराएंगे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चा, प्लीज रेफर ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आप लोगों को समझाया ये चीज। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज ट्रांसक्रिप्शन वाली जो वीडियो है आप उसको रेफर करना। यहाँ पे हमारे ने बनाया। अब यहाँ पे बताओ, इस वाली स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को यूज को, कौन से स्ट्रैंड को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सी के अपोजिट में जी, ए के अपोजिट में क्या आता है टी, लेकिन आरएनए है, आरएनए में टी की जगह क्या आएगा, यू आएगा। सी के अपोजिट में जी आएगा। अब जी ए जी, ये आपका कोड करता है किस अमाइनो एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन मेरा जो जी यू जी है, ये आपका कोड करता है विलाइन को। अब आप खुद देखो, नॉर्मल अगर आपका बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल बीटा चेन है, तो उसके अंदर आपका 6th पोजीशन पे, कहाँ पे, एट 6th पोजीशन प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर आपकी जीन म्यूटेट हो चुका है, जीन म्यूटेट हुआ, बीटा ग्लोबिन चेन में यहाँ पे पोजीशन हुआ ए पोजीशन होने से आपका अमाइनो एसिड आ गया विलाइन। अब जैसे ही यहाँ पे विलाइन आपका अमाइनो एसिड आएगा, तो वो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन को अफेक्ट करेगा और आपका पूरा का पूरा आरबीसी की शेप को वो बिगाड़ देगा। नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, नॉर्मल आरबीसी की शेप बताओ क्या होती है, बाइकॉनकेव होती है। लेकिन अगर आपका जीन म्यूटेटेड है, कोई भी इंसान सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी आरबीसी की, सिकल शेप हो जाएगी। बाइकॉनकेव इज लाइक दिस, सिकल सेल इज लाइक दिस। अब आप खुद बताओ, क्या इस शेप का आरबीसी आपकी आर्टरीज और वेन्स को क्रॉस कर पाएगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा ना, तो इसका मतलब वो आपकी आर्टरीज और वेन में स्टक हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है। तो इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। तो एक जीन शेप को भी बिगाड़ रहा है, आपकी पूरे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, आपका ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जीन को क्या बोलता है, अ जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर, अ जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज प्लियोट्रॉप। एग्जैक्टली। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर क्या ये देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, सपोज करो एक फादर है हमारे, अब देखो ध्यान से सुनना, ये ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोम्स मदर और फादर सबकी बॉडी के अंदर सेम रहता है। तो अब मैंने इसको लिखा एच बी ए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को लिखता है एच बी ए से, इनका एक हीमोग्लोबिन, बिकॉज बीटा चेन दो है, दो में से एक अफेक्ट हुई है, तो ये वाली बीटा चेन हमारी इफेक्ट हो गई, जिसको मैंने लिखा एच बी एस से। अब मदर के अंदर भी सेम कंडीशन है, एच बी ए एच बी एस, यहाँ पे भी एक बीटा चेन अफेक्टेड है। अब इनको क्रॉस जरा करा के देखते हैं कि हमें जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं कितने अफेक्टेड बनेंगे। देखो, ए भी लिख दिया, एक सेकेंड, एच बी ए एच बी एस, एच बी ए एच बी एस, फिल करो जल्दी से सबके सब टेबल्स। तो आया एच बी ए एच बी ए एच बी ए एच बी एस, अब आप खुद बताओ यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है। इसके पास नॉर्मल है, तो ये हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे एक चेन अफेक्टेड है, मतलब एक चेन अफेक्टेड है बीटा ग्लोबिन की, और ये वाला यहाँ पे भी एक चेन अफेक्टेड है, और ये वाला पूरी तरीके से अफेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जो सर्वाइवल के चांसेस हैं अफेक्टेड, बिकॉज ये तो कैरियर है ना अभी, और ये भी हमारा कैरियर है, ये हमारा कैरियर है, दिस वन इज ऑल्सो कैरियर, बिकॉज एक बीटा चेन तो हमारी नॉर्मल है ना, बिल्कुल एक बीटा चेन अफेक्टेड हुई है,
तो इसका मतलब जो हमारा सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहाँ पे। क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा वो, बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन ही नहीं है, अफेक्टेड है वो बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अफेक्टेड है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक बीटा ग्लोबिन चेन है, नॉर्मल है, और एक अफेक्टेड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी कंडीशन में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, सफोकेटिंग कंडीशन में, हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशंस पे वो जा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, अब ऑक्सीजन उसको कम मिलेगी तो उसकी बॉडी के अंदर कम ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, बिकॉज उसका एक बीटा चेन अफेक्टेड है। तो सजेस्ट किया जाता है जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर ऑक्सीजन वाले वो एटमॉस्फेयर में रहिए, कभी भी ज्यादा ट्रैकिंग, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। राइट, यहाँ तक ये हुआ हमारा सिकल सेल एनीमिया। अब आपको मैंने कंसेप्ट भी बता दिया, प्लियोट्रॉपी। सिकल सेल एनीमिया को कॉज करने वाला जीन क्या होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन, मींस वन जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर। वन जीन affected more than one character, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को जब आपका जीन अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। आगे बच्चों समझ में? डन। चलो अब देखो हमारा क्या कितना हो गया है, अल्का, सिस, सिक, 3 हमने कर लिया है, 3, 7, 11। अब हमारा आता है नेक्स्ट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, ये भी हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। राइट, अब इसके अंदर क्या कंडीशन है? देखो अभी मैंने आपको सिकल सेल वाली कंडीशन दिखाई, सिकल सेल से पहले एक हीमोफीलिया बताया था। हीमोफीलिया में मैंने आपको लिखा था क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, जहां पे ब्लड की क्वालिटी चेंज हो रही है। ब्लड की क्वालिटी, सिकल सेल में भी ब्लड की क्वालिटी चेंज हो रही थी या नहीं? यहाँ पे थैलेसीमिया के अंदर क्या है? ये क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा? लो आरपीसी काउंट, आरबीसी का काउंट यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। एज वी नो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 120 डेज। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो थैलेसीमिया वाला पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत स्लोली बन रहे हैं, मतलब कम अमाउंट में है ना, कम अमाउंट में। और उनके ऑब्वियसली उनको पता है नॉर्मल में भी 120 डेज होता है, तो हाँ 120 डेज बाद डिस्ट्रॉय, लेकिन उतने ज्यादा बन नहीं रहे हैं आरबीसी जितने हमें प्रॉपर एक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कराने के लिए चाहिए होता है। अब थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को भी लास्टली भी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अब अगर आपका क्या हो रहा है, थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं है, नो अल्फा चेन, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है अफेक्टेड हो गई, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। दिस इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया। और अल्फा चेन को अफेक्ट करने वाला जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे वो जीन प्रेजेंट होता है। अब आते हैं बीटा कंडीशन में। बीटा कंडीशन 2 टाइप से हो सकती है, बीटा डैश एंड बीटा नॉट। बीटा डैश के अंदर क्या होता है आपका, 2 में से 2 बीटा चेन है तो 2 में से सिर्फ एक प्रेजेंट होगी, मतलब लेस बीटा चेन। और बीटा नॉट में नो बीटा चेन, एक भी बीटा चेन नहीं होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम आपका, बीटा थैलेसीमिया। स्पेलिंग सही कर लेते हैं नहीं तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। थैलेसीमिया बताओ,
समझ में? हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अगर आपका अल्फा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे है, वो जीन अफेक्ट हो रहा है, तो आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर कोई अल्फा चेन नहीं होगी, उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है? अगर आपका जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, वो अफेक्ट हुआ है, वो वाला जीन जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा चेन्स बनाने के लिए। अब 2 बीटा चेन है, अगर 2 में से एक बीटा चेन हुई, एक नहीं है, तो उसको बोलेंगे बीटा डैश, और अगर दोनों ही बीटा चेन नहीं बन पाई है तो उसको बोलेंगे बीटा नॉट। एंड इस टाइप की कंडीशन को बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। दिस वन इज अल्फा थैलेसीमिया, दिस वन इज बीटा थैलेसीमिया। जहां पे क्या हो रहा है, आपके अल्फा और बीटा चेन्स को अफेक्ट कर रहा है ये डायरेक्टली। अब डायरेक्टली आपके अल्फा चेन बीटा चेन से सबको अफेक्ट कर रहा है। अब अगर इनको अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपके आरबीसी जो प्रॉपरली अमाउंट में बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। अब आरबीसी नहीं बनेंगे तो आप लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे कराना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो लाइफ स्पेन 120 डेज है, जितना आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया वो 120 डेज में उसकी आरबीसी डेड हो जाएंगी। आया समझ में थैलेसीमिया क्या होता है? चलो, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। व्हाट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया? जैसे अभी देखा था ना एल्केप्टोन्यूरिया, वहां पे भी एक जीन था, वहां पे भी देखो क्या था, हमारा एक जीन अफेक्टेड हो रहा था, मतलब वो जीन अफेक्ट हो रहा था जो एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एंजाइम नहीं बन रहा था। सेम यहीं पे होगा, न्यूरिया से याद रखना, एंजाइम नहीं बन पा रहा है, लैक ऑफ एंजाइम है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारी कैसी डिसीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, आप इसका क्रोमोसोम बताओ, कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर प्रेजेंट होता है? अल्कासिसिक था फिनाइल 3, 7, 11, 11, 12, राइट? तो जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। सॉरी 12, 11, 12 है ना? तो यहाँ पे देखो कौन सा एंजाइम नहीं है, लेक। हमेशा ना मैं लेक को ना बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखे चली जाती हूँ, पहले सी को ना लेक लिख देती हूँ। लेक ऑफ एंजाइम, विच वन एंजाइम बच्चों? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लिखो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम करता क्या है? अब ये एंजाइम नहीं है, जो इसका काम था वो भी नहीं हो पाएगा। ये कन्वर्ट करता था हमारे फिनाइल एलेनिन को, कन्वर्ट करता था किसके अंदर? टाइरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता था। अब ये नहीं है तो ये कन्वर्जन भी नहीं हो पाएगा। अब अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फिनाइल एलेनिन को जाने की जगह तो चाहिएगी ना आपकी बॉडी के अंदर, ये जगह ढूंढेगा आपकी बॉडी में, और ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा इन टिश्यूज। अभी आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाएगा और रहेगा वहां पे टिश्यूज के अंदर किस फॉर्म में? फिनाइल पाइरुविक एसिड की फॉर्म में ये आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, जो कि अगेन जैसे एल्केप्टोन्यूरिया में था वो भी एक्सक्रीट होता था यूरिन में, अब ये भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा यूरिन के अंदर। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? इसका मेन साइड इफेक्ट होता है बच्चों मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, या फिर इसके साथ साथ हेयर्स को भी अफेक्ट करता है। आपके हेयर्स बहुत लाइट हो जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है, ऐसे आपका यहाँ पे कंडीशन देखने के लिए मिलता है। बताओ आया समझ में फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? डन बच्चा पार्टी, यहाँ तक सब कुछ? चलो, अब यहाँ तक हमारा सब सॉर्टेड चल रहा है। अब हम चलते हैं अपना आगे। अब हमारे रह गए, देखो हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे रह गए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को याद रखने की ट्रिक,
KTM। अब आपको पता है KTM तो एक बाइक आती है, सबको पता होगा। अब M की जगह ना यहाँ पे बस D कर दो, KTD। एंड वो कंसेप्ट याद रखना, टोटल हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम, 46 में से 44 एलोसोम्स एंड बचे 2, सॉरी ऑटोसोम्स एंड बचे 2 एलोसोम, मतलब 6 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, नॉर्मल है 46। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पहला K4, एक सेकेंड बच्चों, तो देखो K4 क्या होता है बच्चों हमारे यहाँ पे, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। T4 टर्नर सिंड्रोम, टर्नर। बच्चों देखो जिस सीरीज में मैं ये चीज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, उसी सीरीज में आप लोग भी अपने नोट्स बनाना, तो आपको याद रखने में इजी रहेगा। T4 डाउन सिंड्रोम। अब देखो इनके अंदर होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताया 46 होता है, मतलब 23 पेयर्स होता है, तो 46 में कर दो +1, तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम होता है 47, यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास 45। 47 का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है। 46 को हम लिखते हैं 44 प्लस XX, अगर मेल है हमारा, अगर हमारा सॉरी फीमेल है तो XX और मेल है तो Y। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हमारा मेल के अंदर देखा जाता है, तो मेल के अंदर क्या है 44 प्लस XY, तो यहाँ पे एक बस एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो गया है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो गया है। अब अगर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हमारा कैसा बनेगा इंडिविजुअल, मेल बनेगा, लेकिन वो स्टेराइल मेल बनेगा, मतलब वो फर्टाइल नहीं होगा। एंड उसकी बॉडी के अंदर बार बॉडीज भी देखने के लिए मिलेगा। बार बॉडीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था कि बार बॉडी होता क्या है। बार बॉडी को सिंपल रखना एकदम, फीमेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है 3X हो 4X हो, एक X को छोड़ के बाकी जितने X है ना सबको बार बॉडी बोलते हैं, सबको बार बॉडी, मतलब जिसकी पैकिंग बहुत ज्यादा हम टाइटली करा देते हैं, जिसको हम इनएक्टिव बनाना चाहते हैं, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीमेल का सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम यूज होता है, एक वेस्ट जाता है। अब वो अपना कहीं पे कहीं इंट्रैक्शन ना दिखा दे, इसलिए हम उसको इनएक्टिव बना देते हैं जब गैमीट्स का क्या कराते हैं, जब फ्यूजन करा रहे होते हैं, फ्यूजन के टाइम पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्टेराइल मेल बनेगा विथ बार बॉडी, एक बार बॉडी के साथ वो स्टेराइल बनेगा। अब जितनी भी स्टेराइल मेल की सिम्टम्स हो सकते हैं वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे ऐड कर दो, देखो फटाफट से। पहला सिम्टम है हमारा यहाँ पे टॉल स्टेचर। टॉल स्टेचर का मतलब होता है बच्चों हाइट बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। सेकंड हमारा पुअर बियर्ड, बियर्ड अच्छी तरह नहीं ग्रो होगी। स्पार्स बॉडी हेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, जितने नॉर्मली होने चाहिए बॉडी हेयर्स उतने नहीं होंगे। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन, गायनेकोमेस्टिया आप लोगों को पता है क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, जब मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है इन मेल इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। एंड इनके अंदर रिड्यूस्ड टेस्टिस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एजोस्पर्मिया कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस स्पर्म काउंट। ये कंडीशंस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमारा 45 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब एक क्रोमोसोम नहीं है। तो ये हुआ बच्चों हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो देखो टर्नर सिंड्रोम में पहले क्रोमोसोम नंबर कितने हैं यहाँ पे टोटल 45। 45 का मतलब ये है कि 44 तो ऑटोसोम्स हो गए और बचा कितना सिर्फ एक, और एक क्या होगा एक्स, फीमेल होगा तब भी एक एक्स होगा, मेल होगा तब भी एक ही एक्स होगा। तब अगर फीमेल होती है तो एक एक्स गायब हुआ है, और अगर मेल हुआ तो एक वाई गायब हुआ है यहाँ पे। तो इसको लिखता है 44 प्लस एक्स। ओ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम। ये जो मैंने ओ बनाया या जीरो कुछ भी समझ लेना, एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम हम इसको बोलते हैं, राइट। अब ये हमारी क्या बनेगी, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो कहीं ना कहीं ये फीमेल वाले कैरेक्टर दिखाएगी, तो ये हमारी बनेगी स्टेराइल फीमेल। अब स्टेराइल फीमेल के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे फटाफट से लिख दो।
जैसे यहाँ पे क्लाइन फिल्टर में था हमारा टॉल स्ट्रेचर, यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रेचर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेब्ड नेक। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आएगा रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंट्री ओवरीज एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। अब अगर हम बात करें आपका डाउन सिंड्रोम के अंदर, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपका ट्राइसोमी देखने के लिए मिलती है। और ट्राइसोमी भी कहाँ पे, इन 21st क्रोमोसोम। अब इसमें बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है आखिरकार डाउन सिंड्रोम का। देखो, अब अगर मैं नॉर्मली आपको समझाती हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, तो क्रोमोसोम टोटल होते हैं हमारे 46। 46 का मतलब 23 पेयर। तो अगर मैं पेयर्स बनाऊं यहाँ पे, ये हो गया मेरा एक फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, अगर ये हमारा मेल है तो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा और एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम, और अगर फीमेल है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या है, तो इसका 21, 20, 21, 22, 23, ये हमारा 21 वाला क्रोमोसोम। इस 21st क्रोमोसोम के अंदर ट्राइजोमी देखने के लिए मिल रहा है। ट्राइजोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके यहाँ पे ऐड हो गया है। ट्राई देखो ना, पहले दो क्रोमोसोम्स थे, डिप्लॉइड हम होता है ना, डिप्लॉइड है ना, 2n इज इक्वल्स टू 46 देखा जाता है। तो हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम, पेयर इसी के लिए बोलता है। अगर पेयर में एक और चीज आके ऐड हो तो अभी कितने बोले जा रहे हैं, 3, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। दिस इज नॉन एज ट्राइसोमी। जो कि ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम 21st में, अगर ये 19 वाले में देखी जाती है तो यहाँ पे होता सेम, अगर आपका 11, 12, 13, 15 में देखा जाता तो यहाँ पे, तो हम बोल देते ट्राइसोमी इन 15 क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के एक बार सिम्टम्स लिख लो, सिम्टम्स क्या होंगे उसके, देखो फटाफट से, लास्ट ही स्लाइड में ऐड कर दें यहीं पे, यहाँ पे फिर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, यहीं पे लिख देते हैं। पहला सिम्टम होता है बच्चों यहाँ पे ब्रॉड फ्लैट फेस। सेकेंड होता है स्लैंट आईज। थर्ड होता है आपका पार्शियली ओपन माउथ। नेक्स्ट आपका सिम्टम होता है यहाँ पे पाल्म क्रीज, कैरेक्टरिस्टिक लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट स्ट्रेचर, नेक्स्ट बाय बर्थ, हार्ट डिसीज। ये आप लोगों को देखने के ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, स्लैंट बहुत डार्क सर्कल्स वाली आईज होंगी, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, पाल्म के जैसे हमारा नॉर्मल पाम होता है ना, उनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइंस होती है जैसे हमारी नॉर्मल पाम ट्रीज है। पाम ट्रीज का मतलब जो हैंड्स पे लाइंस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग दिखाई देती है। शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, हाइट छोटी होगी, बाय बर्थ उनको हार्ट डिसीज देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है डाउन सिंड्रोम में, जिसके अंदर कंडीशन होती है ट्राइसोमी। अगर मैं टर्नर की बात करूं तो बच्चों टर्नर के अंदर क्या हुआ था, 45 क्रोमोसोम्स हो गए थे। तो मतलब यहाँ तक तो कंडीशन सही थी, बिल्कुल सारे क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पे क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम यहाँ से गायब हो गया था। तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम बचा, सिर्फ एक क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम बचा तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब हमारा 2n में से -1 अगर कर दे, और ट्राइसोमी का मतलब 2n में 1 प्लस कर दें। और अगर मैं पूरा का पूरा पेयर ही गायब कर दूं तो उसको बोलेंगे 2n-2, नलीसोमी।
यही तो होगा, नहीं होगा? मोनोसोमी, पेयर में से एक हटा दिया तो एक बचा ना सिर्फ, उसको मोनोसोमी। पेयर में एक ऐड कर दिया तो 46 के 47 हो गए, एक हटा दिया तो 45 हो गए। इसको हम बोलते हैं आपका मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है। बताओ, याद रहेगा? एंड इसी को जब हम एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हटा रहे हैं, दिस इज नोन एज एनीप्लॉइडी। दिस इज नोन एज बच्चों एन्यूप्लॉइडी। देखो इसको भी, एन्यूप्लॉइडी। जब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम। और एक और कंडीशन होती है हमारा, तो नेक्स्ट कंडीशन होती है बच्चों हमारी पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, पॉली, एन्यू, सिंगल, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी में हम क्या करा रहे हैं? एडिशन और डिलीशन ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बोलता है पॉलीप्लॉइडी। लाइक 2n इजी हो गया, 3n हो गया, 3n का 4n कर दिया, मतलब डिप्लॉइड होती है, तो कंडीशन हमारी डिप्लॉइड से हो गया ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ये कंडीशन अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, दिस इज नॉन एज पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। एंड द फर्स्ट वन इज एनीप्लॉइडी, सिंगल या फिर एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम रिमूव कराएं, उसके अंदर हमारी वही कंडीशन आएंगी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और आपका टेट्रासोमी भी हो सकता है। टेट्रासोमी का मतलब क्या हो सकता है? 2n+2, मतलब पेयर में पहले दो थे, वहां पे चार हो गए, इसको बोलेंगे टेट्रासोमी। या फिर नलीसोमी, नलीसोमी का मतलब 2n-, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ तक देखो बच्चों, हमने आपका आज फिनिश कर लिया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आई होप जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहले याद रखना है कि आपका कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर किस टाइप का है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, या फिर वो क्रोमोसोमल है। ये सारी, क्रोमोसोमल में भी ऑटोसोम्स पे है, या फिर आपका वो ऑटोसोम है, या फिर वो आपका 6 क्रोमोसोम्स है। फिर अगर आपका जीन वाला है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, तो उसमें कौन से जीन पे है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, कौन से जीन इफेक्ट होने से क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम नहीं होगा, उसके सिम्टम्स काफी हद तक आप लोगों को याद होने चाहिए। क्रॉस आप लोगों को इनका पता होना चाहिए, कैसे हम लोग बनाते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे बनेंगे, अफेक्टेड कितने होंगे, कैरियर कितने होंगे, कंडीशंस आप लोगों को सब क्लियर होना चाहिए। अगर स्टिल आप लोगों को देखो कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज फील फ्री कि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने अपने डाउट्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी डायरेक्टली फ्रॉम योर पेडिग्री एनालिसिस। साथ ही साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड उसके अलावा फिर हम मतलब पर्टिकुलर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस चैप्टर में से सॉल्व कराऊंगी। लाइक सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डाई हाइब्रिड क्रॉस से लेंगे, फिर उसके बाद हम आपका इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस से क्वेश्चन करेंगे, देन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से, देन जेनेटिक डिसऑर्डर से, एंड पेडिग्री एनालिसिस। ऐसे करके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा। फिर इसके साथ जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, उसका भी मैं आप लोगों का चैप्टर टेस्ट कंडक्ट करूंगी। चैप्टर टेस्ट आपका होगा उसका, एंड इसी के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डीपीपी का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया, इट मीन्स पहली वीडियोस वो लोग देख चुके हैं, तो इसके बाद या फिर पेडिग्री एनालिसिस वाला भी आप वीडियो देखना चाहे, उसके बाद उसमें भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डीपीपी का लिंक, तो डीपीपी में आपको जाके अपना नाम फिल करना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना स्कूल नेम, अपना ग्रेड, ये सब चीजें फिल करके आपको डीपीपी अटेम्प्ट कर देना है। राइट बच्चों, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। तो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।